नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप सभी का दर्पण सिविल सर्विसेज के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि दर्पण सिविल सर्विसेज की ये इकोनॉमिक्स की लेक्चर सीरीज चल रही है। इकोनॉमिक्स या अर्थशास्त्र की इस लेक्चर सीरीज के तहत अभी तक जो हमने पढ़ा हुआ है वो आपका यूनिट 1 का जो पहला टॉपिक है। यूनिट 1 का पहला टॉपिक क्या है आपका? प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक और तृतीयक क्षेत्रक, मतलब कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र। ये हमने पूरा पढ़ा हुआ है। कृषि से संबंधित जितने भी टॉपिक्स हैं, उनसे संबंधित जो भी आसपास के पेरिफेरल इश्यूज होते हैं, वो सभी वीडियोज आपके अपलोड किए जा चुके हैं। चाहे फिर वो आपका एमएसपी हो, कृषि का योगदान हो, ठीक है, इन सब्सिडी हो, वहाँ पे पीडीएस सिस्टम आता है, खाद्य सुरक्षा आती है, ये सभी टॉपिक अपलोड किए जा चुके हैं। आप उन चीज़ों को देख सकते हैं। इसके साथ साथ आपका जो उद्योग सेक्टर होता है, उद्योग सेक्टर में आपका कि हमारे देश में और साथ ही साथ मध्य प्रदेश में मंद औद्योगिकरण क्यों रहा, उसके क्या कारण रहे, ठीक है, हमारे यहाँ की कंपनियों का वर्गीकरण कैसे किया जाता है, महारत्न कंपनियाँ क्या हैं, नवरत्न कंपनियाँ क्या हैं, मिनी रत्न कंपनियाँ क्या होती हैं, स्मॉल इंडस्ट्रीज क्या होती हैं, एमएसएमई क्या होता है, एमएसएमई का विकास क्यों नहीं हो रहा है, एमएसएमई के विकास के लिए क्या प्रयास किए जाने चाहिए, संपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है। ऐसे सभी इश्यूज को भी हमने वहाँ कवर किया हुआ है। इसके तहत जो दो चीज़ें कवर नहीं की गई हैं, पर वो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उससे संबंधित फाइल्स को आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। वो क्या है कि आपका जो कृषि वाला क्षेत्र है उसमें कृषि कानून है ना, जिनको अभी हाल ही में सरकार क्या हुई, उनमें एक तरीके से पीछे हट गई है ना, उन कानूनों को वापस लिया गया सरकार द्वारा। देखो अब उनका महत्व थोड़ा सा और बढ़ जाता है, थोड़ा सा और बढ़ जाता है। ये थोड़ा सा महत्व किस सेक्टर में बढ़ेगा? आपका इंटरव्यू वाले पोर्शन में बढ़ेगा। आपका रिटन एग्जाम में इसका महत्व थोड़ा सा कम हो जाएगा क्योंकि सरकार ने इनको वापस ले लिया है, पर इंटरव्यू वाले पोर्शन में बढ़ जाएगा इसका महत्व कि भाई सरकार ने वापस क्यों लिया, सरकार पीछे क्यों हटी, ठीक है। या तो कानून में कुछ कमी रही होगी, या सरकार जिनके लिए कानून लेके आई थी उनको समझाने में विफल रही होगी। तो इन सब चीज़ों को समझने के लिए आप उन कृषि कानून वाली फाइल को पढ़ सकते हैं। उसको आपको जो दर्पण सिविल सर्विसेज का ऐप है उसमें अपलोड कर दिया जाएगा। ऐसी एक चीज़ है आपकी आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, जो कि हमारे कोरोना काल में मई 2020 में प्रधानमंत्री जी द्वारा लॉन्च किया गया, जिसका उद्देश्य क्या था इस चीज़ को हमने बहुत अच्छे से समझा हुआ है। तो आत्मनिर्भर भारत आदि के संबंध में जो हमारे प्रश्न थे वो हमने फाइल में सॉल्व किए हुए थे वीडियोज में, पर उससे संबंधित जो फाइल है पीडीएफ फाइल, वो आपको क्या कर दी जाएगी, अपलोड वहाँ पे अपलोड कर दी जाएगी। उसको आप वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। पढ़ना क्यों आवश्यक है? क्योंकि आपके लिए निबंध में उपयोगी हो सकता है। ये आपके लिए आपके मेंस आंसर राइटिंग में डेटा के रूप में उपयोगी हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा आपका जो सेवा क्षेत्र है, सेवा क्षेत्र से संबंधित जो भी टॉपिक्स हैं, सेवा क्षेत्र का क्या योगदान है, सेवा क्षेत्र में क्या समस्याएं हैं, इन सभी संबंधित वीडियो भी अपलोड हो चुके हैं पहले ही। इसके अलावा जो आपकी दूसरी यूनिट है वो है राष्ट्रीय आय। तो राष्ट्रीय आय से संबंधित जो 3 से 4 वीडियोज है वो भी अपलोडेड हैं। राष्ट्रीय आय क्या होती है, उसकी गणना कैसे की जाती है, आय विधि व्यय विधि क्या होती है, लेखांकन क्या होता है, लेखांकन कैसे किया जाता है, भारत में आय असमानता कम क्यों है, भारत में आय असमानता ज़्यादा क्यों है, ठीक है, आय असमानता को कम कैसे करें, ठीक है। ये सभी टॉपिक्स आपके वहाँ पे कवर किए गए हैं। इसके बाद जो आती है आपकी तीसरी यूनिट क्या है, मतलब पहली यूनिट का जो तीसरा टॉपिक है वो क्या बोलता है आपका कि रिजर्व बैंक, व्यापारिक बैंक, वित्तीय समावेशन, मौद्रिक नीति। ये सभी टॉपिक आपके कवर हो चुके हैं, इससे संबंधित वीडियो अपलोडेड हैं। चाहे आपका वो बैंक व्यवस्था हो, बैंकिंग व्यवस्था के कार्य हो, रिजर्व बैंक हो, रिजर्व बैंक की वैधानिक स्थिति हो, उसके कार्य हो, ठीक है। ये सभी टॉपिक, मौद्रिक नीति क्या होती है, मौद्रिक नीति कौन बनाता है, मौद्रिक नीति समिति क्या होती है, मौद्रिक नीति के उपकरण क्या होते हैं, ठीक है, मौद्रिक नीति का मुद्रास्फीति में क्या योगदान होता है, ये सभी चीज़ें हमने कवर की हुई हैं, ठीक है। आसपास की चीज़ों में हमने बैंकिंग सुधार क्या होता है हमारा, बैंकिंग विलय क्या होता है, कैशलेस अर्थव्यवस्था क्या होती है, ठीक है, एनपीए क्या होता है, इन सभी चीज़ों को भी कवर किया हुआ है। इसके अलावा हमारा शेयर मार्केट क्या होता है, पूंजी बाजार जिसको बोलते हैं, उसमें सेबी का क्या योगदान होता है, इस चीज़ को भी हमने देखा हुआ है। अभी जो हम देख रहे हैं वो है आपका जो पहली यूनिट का जो 4th टॉपिक है। पहली यूनिट का 4th टॉपिक क्या है आपका, अच्छी कर प्रणाली की विशेषताएं क्या होती हैं, प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, नगद लेन देन, राजकोषीय नीति और सब्सिडी। देखो
यहाँ पे जो सब्सिडी वाला पॉइंट है, इस चीज को हमने आपका जो पहला यूनिट का पहला टॉपिक कृषि वाला उसमें कवर किया हुआ है। सब्सिडी क्या होती है, प्रत्यक्ष सब्सिडी क्या होती है, अप्रत्यक्ष सब्सिडी क्या होती है, WTO की सब्सिडी में अम्बर बॉक्स क्या होता है, ब्लू बॉक्स क्या होता है, ग्रीन बॉक्स क्या होता है, रेड बॉक्स क्या होता है, इन सभी चीज़ों को हमने कवर किया हुआ है। उस वीडियो को आप वहाँ पे जाकर के देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे क्या है, राजकोषीय नीति, जिसको अभी हम पढ़ रहे हैं। तो राजकोषीय नीति क्या होती है, राजकोषीय नीति के उद्देश्य क्या होते हैं, राजकोषीय नीति के उपकरण क्या होते हैं, वो चीज़ को हमने देख लिया हुआ है। अभी आज के टॉपिक में हम देखेंगे राजकोषीय नीति की सीमाएं क्या होती हैं, उसमें दोष क्या होते हैं और उन दोषों का निवारण कैसे किया जाए। 3 टॉपिक देखेंगे आज हम। राजकोषीय नीति की सीमाएं क्या होती हैं, उसमें दोष क्या होते हैं और उन दोषों का हम निवारण कैसे करें। इसके बाद हम देखेंगे अगले लेक्चर में कल से कि भारतीय बजट प्रणाली क्या होती है, भारतीय बजट प्रणाली क्या होती है, पूरे बजट सिस्टम को हम समझेंगे। बजट की जो संवैधानिकता होती है उसको देखेंगे, वैधानिकता जो होती है उसको देखेंगे, कौन बनाता है, कैसे बनाता है, किन चीज़ों को समाहित किया जाता है, उस चीज़ को देखेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम चालू करेंगे हमारी भारतीय कर प्रणाली को। जो आपकी पहली यूनिट के चौथे टॉपिक का पहला शब्द है कर, उसको हम चालू करेंगे। ठीक है, तो अब चालू करते हैं आज का लेक्चर। तो आज के लेक्चर में जो सबसे पहली चीज़ आती है वो है राजकोषीय नीति की सीमाएं क्या होती है। इसके पहले हमने क्या देखा था आपका पिछले वीडियो में कि राजकोषीय नीति क्या होती है। ठीक है, राजकोषीय नीति क्या होती है और उस राजकोषीय नीति के उद्देश्य क्या होते हैं, इस चीज़ को हमने देखा हुआ था विस्तार से। ठीक है, और उसकी सीमाएं भी क्या होती हैं, इन सब चीज़ों को हमने देखा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले चालू करते हैं राजकोषीय नीति के आपकी सीमाएं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहली सीमा क्या आती है, करारोपण की प्रक्रिया में याकाएक परिवर्तन करना संभव नहीं होता। और अगर करारोपण की प्रक्रिया में याकाएक परिवर्तन किया जाता है, अचानक से परिवर्तन किया जाता है, तो जनाक्रोश हो सकता है। देखो सिंपल सी बात है कि राजकोषीय नीति की सीमाओं में कमियों में एक पहला पॉइंट क्या आया कि राजकोषीय नीति का जो सबसे प्रमुख इंपॉर्टेंट उपकरण है वो क्या है, कर व्यवस्था है। और दूसरा जो सबसे प्रमुख इंपॉर्टेंट उपकरण वो क्या है, हमारा बजटीय व्यवस्था है। राजकोषीय नीति के उपकरण क्या होते हैं, इस चीज़ को हमने पिछले वीडियो में समझा हुआ है, उस चीज़ को आप वहाँ जाकर के देख सकते हैं। तो इसमें जो कर व्यवस्था होती है उसमें अचानक से परिवर्तन नहीं किया जा सकता। इस चीज़ को आप भी बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं कि सरकार अगर अचानक से करों में क्या करती है, बढ़ोतरी करती है, तो इससे क्या होगा, जनता पर भार बढ़ेगा, बोझ बढ़ेगा और जनाक्रोश फैलेगा, जनाक्रोश फैलेगा। और बढ़ोतरी के बजाय अगर सरकार करों की दर में बहुत ज़्यादा अचानक से कमी करती है, तो इससे क्या होगा, सरकार की जो सार्वजनिक आय है, सरकार की जो आय प्राप्ति है, राजस्व आय प्राप्ति है, उसमें क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा कमी हो जाएगी। तो सरकार फिर लोक कल्याण की प्रक्रिया में क्या हो जाएगी, अग्रसर नहीं रह पाएगी। तो ये समस्याएं हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, समय अनुसार सरकारी व्यय में परिवर्तन करना कठिन काम है क्योंकि सार्वजनिक योजनाओं को जल्दी जल्दी बदला नहीं जा सकता। सिंपल सा पॉइंट है कि अगर आप चाहते हो कि हमारे आय में वृद्धि हो, तो आय में वृद्धि का एक तो उपाय क्या है कि आप अपने कर की दर बढ़ा के आय बढ़ा लो। ये सरकार के नज़रिए से हम बात कर रहे हैं कि सरकार क्या करे, कर की दर बढ़ा दे, नए कर लगा दे, अपनी आय बढ़ा ले, पर उसमें समस्या क्या है कि जनाक्रोश बढ़ सकता है। तो दूसरा तरीका क्या है कि आप क्या कर दीजिए, अपने खर्चों को कम कर दीजिए, सार्वजनिक व्यय को कम कर दीजिए। पर इसमें समस्या है, इसमें समस्या क्या है कि लोक कल्याण की दर में कमी आ जाएगी। और सरकार का जो गाइडिंग प्रिंसिपल होना चाहिए, सरकार के लिए जो गाइडिंग प्रिंसिपल होगा वो संविधान के आधार पर देखें तो क्या होगा, DPSP होगा। और DPSP किस चीज़ की बात करता है, लोगों के सामाजिक आर्थिक कल्याण की बात करता है। ठीक है, लोगों के सामाजिक आर्थिक कल्याण की बात करता है, तो उसमें क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। इसके अलावा क्या है, अब यहाँ पे क्या होता है कि सरकारी जो व्यय होता है प्राय निजी व्यय का स्थान ले पाता है। सरकार जितना भी व्यय करती है सार्वजनिक व्यय, वो निजी व्यय के स्थान पे कर रही होती है। अर्थात सार्वजनिक व्यय का जितना अधिक विस्तार होता जाता है, निजी व्यय क्या होता जाता है, उतना कम होता जाता है। मतलब सरकार जो सार्वजनिक व्यय करती है, उस सार्वजनिक व्यय के स्थान पर हो सकता है वहां उस समय निजी व्यय होता रहा हो, पर चूंकि सरकार ने अपने व्यय में क्या लाई, वृद्धि लाई, तो वहां से निजी व्यय क्या हो गया, साइडलाइन हो गया। उदाहरण के लिए जो हमारे देश में उद्योग धंधे चलते हैं उनका संचालन कौन करता है, सरकार कर रही है अगर, तो उसमें क्या हो जाएगा, निजी क्षेत्र की भागीदारी कम हो जाएगी। जैसे मान लो उदाहरण के लिए हमारा जो परमाणु क्षेत्र, एक तरीके से जो न्यूक्लियर एनर्जी वाला सेक्टर है, हमारे यहाँ पे जो परमाणु ऊर्जा वाला सेक्टर है, वहाँ पे सरकार ही पूरा क्या करती है, सार्वजनिक व्यय करती है।
इसका मतलब वहां पे निजी व्यय की भागीदारी नहीं है, मतलब यहाँ पे क्या हुआ, सरकार का खर्चा एक तरीके से बढ़ गया है। ठीक है, तो आता यह कहना कि सार्वजनिक और निजी व्यय में वृद्धि करके राजकोषीय नीति को प्रभावित किया जा सकता है, तो ये गलत है। सिंपल सा पॉइंट है कि अगर आप सोचते हैं कि सरकार के खर्चों में वृद्धि करके ये सब चीज़ों को कंट्रोल किया जा सकता है, तो ये मुमकिन नहीं है। इसके अलावा क्या है, राजकोषीय नीति मुद्रास्फीति की स्थिति को नियंत्रित करने में सफल नहीं हो पाती है। मंदी काल में भी राजकोषीय नीति द्वारा रोजगार बढ़ाने में अनेक व्यवहारिक कठिनाइयां सामने आती हैं। देखो, इस चीज को हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, जब हम मौद्रिक नीति पढ़ रहे थे तब हमने ये डिस्कस किया था कि जो मुद्रास्फीति होती है, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए दो मेथड होते हैं। पहला मेथड क्या होता है, एक मौद्रिक नीति, दूसरा मेथड क्या होता है, राजकोषीय नीति। अब जो मौद्रिक नीति के उपकरण होते हैं उनके माध्यम से मुद्रास्फीति को जितना बेहतर तरीके से नियंत्रित किया जा सकता है, उतने बेहतर तरीके से राजकोषीय नीति के उपकरणों से नियंत्रित नहीं किया जा सकता। लॉन्ग लास्टिंग प्रक्रिया नहीं होती है। ठीक है, और आपको पता है राजकोषीय नीति के उपकरण क्या है, कर और बजट। उसके उपकरण क्या है आपके मौद्रिक नीति के, CRR, SLR, है ना, ये सभी चीजें वहां पे रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट आ जाती हैं। इसके अलावा क्या है, राजकोषीय नीति पर राजनीतिक दबाव होता है, क्योंकि राजस्व तथा व्यय से संबंधित सभी परिवर्तनों के लिए संसद की स्वीकृति लेनी होती है। ठीक है, इसके अलावा राजकोषीय नीति के लागू होने तथा उसके प्रभावी होने में काफी समय का लगता है। ठीक है, मतलब राजकोषीय नीति अगर सरकार परिवर्तन करती है, कर बढ़ाती है, कर की दर कम करती है, नए कर लगाती है, या फिर बजट प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन करके कुछ सुधार का प्रयास करती है, तो इनका जो प्रभाव है काफी लंबे समय बाद देखने को मिलेगा। तब तक हो सकता है स्थिति क्या हो जाए, और वर्ज हो जाए और खराब हो जाए। ठीक है, इसके अलावा सरकारों के लोक लुभावन कार्यक्रमों में योजनाओं के कारण व्यय में वृद्धि होती है, जिससे राजकोषीय नीति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। यह एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे देश में राजनीतिक स्तर पे। हर राजनीतिक दल क्या करता है, सत्ता में आने का एक तरीके से इच्छुक रहता है। पार्टी ही सामने वाले व्यक्ति ने इसीलिए बनाई क्योंकि वो सत्ता में आना चाहता है, पर उस सत्ता में आने की प्रक्रिया के लिए वो गलत प्रक्रिया को अपनाता है। गलत प्रक्रिया हम किसके उसमें परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं, संपूर्ण राष्ट्र, संपूर्ण अर्थव्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं। अगर आप अनावश्यक तरीके से, अगर आप वोट बैंक की राजनीति से प्रभावित होकर के बार बार एक तरीके से ऋण माफी करते हैं, या किसी मजहब, धर्म, जाति को अलग तरीके से कोई आर्थिक लाभ प्रोवाइड करते हैं अर्थव्यवस्था में, जो आपका सार्वजनिक व्यय है उसके माध्यम से, तो ये क्या होता है, इससे आपकी राजकोषीय नीति प्रभावित होती है। ठीक है, राजकोषीय नीति से ना तो ब्याज दर प्रभावित होती है और ना ही उपभोक्ता का व्यवहार। अतः राजकोषीय नीति बहुत सीमित है। सिंपल सा पॉइंट है कि राजकोषीय नीति से आप लोगों के व्यापार व्यवहार को बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं कर सकते हैं, बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं कर सकते हैं। देखो, व्यापार व्यवहार को राजकोषीय नीति से प्रभावित तो किया जा सकता है, पर उससे जो समस्याएं उत्पन्न होंगी, जन आक्रोश जो खड़ा होगा, उसकी वजह से आप बहुत बड़ा परिवर्तन करेंगे नहीं। जैसे मान लो कि कोई पर्टिकुलर एक्स वस्तु है, ठीक है, मान लो पर्टिकुलर कोई एक्स वस्तु है जिसका मार्केट में डिमांड बहुत ज्यादा था, उस पर सरकार ने क्या कर दिया, पहले उसमें टैक्स कितना लगता था, 5% लगता था, मार्केट में उसकी अच्छी डिमांड होती थी, पर सरकार ने उसमें क्या कर दिया, टैक्स बढ़ा करके मान लो 25-30% कर दिया, ताकि सरकार को राजस्व में वृद्धि हो जाए और थोड़ा बहुत उसके उसमें मांग में, डिमांड में भी कमी आ जाए। पर इससे होगा क्या, जनाक्रोश भड़क जाएगा इतना ज्यादा टैक्स की वजह से, तो सरकार ऐसे बड़े कदम भी नहीं उठाती है। इसके अलावा राजकोषीय नीति में अधिक विस्तारवादी रूप से सरकार निजी क्षेत्र को दुष्प्रभावित भी कर सकती है। अगर राजकोषीय नीति में बहुत ज्यादा क्या दिया जाता है, विस्तार दिया जाता है, बहुत ज्यादा एक तरीके से अचानक या यकायक परिवर्तन किए जाते हैं, तो इससे हमारा जो निजी क्षेत्र का व्यापार है वो प्रभावित होता है, और निजी क्षेत्र का व्यापार अगर प्रभावित होगा तो संपूर्ण अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी। ठीक है, तो ये समस्याएं जाती हैं। अतः राजकोषीय नीति का क्रियान्वयन प्रशासनिक तंत्र की कुशलता पर ही निर्भर करता है। सिंपल सा पॉइंट है कि हमारे यहाँ का जो प्रशासनिक तंत्र है वो जितना ज़्यादा सक्षम रहेगा इन चीज़ों को समझने को लेकर के, उतना ज़्यादा हमारी राजकोषीय नीति सफल होगी। तो ये क्या था, राजकोषीय नीति की सीमाएं थी। अब देखते हैं इसमें क्या समस्याएं विद्यमान है, क्या दोष विद्यमान है। तो पहला जो दोष है वो क्या है, इसमें मृदुता का अभाव है, लोचता का अभाव है, बहुत ज्यादा इसमें परिवर्तन संभव नहीं होता है।
मतलब राजकोषीय नीति का लोचपूर्ण ना होना या मृदुल ना होना इस बात के लिए कहा जाता है कि हमारे देश की कर प्रणाली को जितना लोचदार होना चाहिए था उतना अधिक नहीं है। बार बार कर प्रणाली में सुधार के लिए अनेक समितियों का भी गठन किया गया, परंतु इनसे भी बहुत बड़ा फायदा नहीं हुआ। भारत सरकार को करों से जितनी आय प्राप्त होनी चाहिए थी वह उन्हें प्राप्त नहीं होती है। सिंपल सी पॉइंट है। इसको दूसरे शब्दों में बोलें कि हमारे देश की जो राजकोषीय नीति बहुत ज़्यादा जटिल है, बहुत ज़्यादा जटिल है। किस रूप में हम इसको देख सकते हैं कि हमारे यहाँ का जो कर व्यवस्था है, हमारे यहाँ का जो टैक्सेशन सिस्टम है वो क्या है, बहुत ज़्यादा जटिल है। हमारे यहाँ की जो बजटीय व्यवस्था है वो बहुत ज़्यादा जटिल है। लोगों से कितना कर वसूला जाना चाहिए, आय कर में किसको कितना छूट दी जानी चाहिए, इसके लिए कोई आज तक सही स्टैंडर्ड नहीं बन पाया है। हमारे क्षेत्र देश में आज़ादी के 70 वर्षों बाद जाके क्या हुआ, कर में सुधार हुआ, पर वो भी सिर्फ किस में, अप्रत्यक्ष कर में, जीएसटी के रूप में। प्रत्यक्ष करों में अभी भी सुधार नहीं हुआ है। तो ये समस्याएं विद्यमान हैं। इसके अलावा अव्यवहारिक कर प्रणाली है। फिर से वही पॉइंट हमारा कि भारत की कर प्रणाली क्या है, परंपरागत है, प्राचीनतम है। इसमें परिवर्तन तो किए जाते हैं परंतु अभी भी इसमें क्या है, वैज्ञानिकता का अभाव है। ठीक है। इसके अलावा घाटे की वित्त व्यवस्था। घाटे की वित्त व्यवस्था मतलब कि प्रत्येक देश के प्रत्येक बजट में घाटे की वित्त व्यवस्था को अपनाया जाता है। इसमें नियंत्रण का न लगाया जाना वित्तीय प्रबंधन का क्या होता है, द्योतक होता है, सूचक होता है। लगातार घाटे के बजटों के बनाए जाने के कारण कीमतों में वृद्धि और मुद्रा प्रसार की समस्या बनी हुई है। घाटे का बजट मतलब सिंपल सा होता है कि आप अपनी आय से ज़्यादा क्या कर रहे हैं, व्यय कर रहे हैं। सिंपल सा पॉइंट। घाटे का बजट क्या है, आप अपनी आय से ज़्यादा क्या कर रहे हैं, व्यय कर रहे हैं। मतलब आपको पता है कि अगले 1 वर्ष में हमारी कमाई कितनी होने वाली है, लगभग 1 लाख रुपए की होने वाली है, पर इसके बावजूद आप बजट किस चीज़ का बना रहे हैं कि हम साल भर में, आपने क्या बनाया, आपको पता है कि साल भर में आपकी कमाई 1 साल की होगी, पर आपने बजट क्या बनाया कि हम उसी 1 साल में 1,10,000 रुपये खर्च करेंगे। मतलब ये घाटे का बजट है। 10,000 रुपये आप क्या जा रहे हैं, घाटे में जा रहे हैं। ठीक है। इसके अलावा क्या है, बचतों का कम होना। सीधी सी बात है, भारत की आज की जो बचत दर, भारत में आज बचत दर है जीडीपी की लगभग 23% है, जबकि सिंगापुर में 50% के लगभग, मलेशिया में 47%। हमारे जो चिर प्रतिद्वंदी चीन है, हमारा जो चिर प्रतिद्वंदी चीन है उसमें भी लगभग 40% की क्या है, बचत दर है। तो एक तरीके से देखा जाए तो हम हमारी बचतों पर भी क्या है, ध्यान नहीं देते हैं। अब बचतों के कम होने के कारण क्या होता है, पूंजी निर्माण में कमी आती है। सिंपल सा पॉइंट है कि अगर आप बचत करेंगे तो उस बचत को क्या करेंगे, आप संग्रहित करेंगे। ठीक है। उससे क्या होगा, पूंजी निर्माण होगा। पूंजी निर्माण होगा तो आप निवेश करेंगे, निवेश करेंगे तो आपको आय प्राप्त होगी, आय प्राप्त होगी तो फिर आप बचत करेंगे, फिर पूंजी निर्माण होगी। तो ये प्रक्रिया क्या है, सदैव चलती रहेगी। इसके अलावा क्या दोष है, तो प्रशासनिक व्यय में वृद्धि होती है। ये एक पॉइंट क्या है कि देश में प्रशासनिक व्यय में भारी वृद्धि होती आई है। आंतरिक एवं बाह्य सुरक्षा संबंधी व्यय तो करने ही होते हैं, उन्हें नहीं रोका जा सकता, परंतु प्रशासनिक व्यय में कुछ व्यय ऐसे हैं जिन्हें हम अपव्यय कह सकते हैं। व्ययों को नियंत्रित करने के प्रत्येक प्रयत्न किए जाते हैं परंतु अपव्ययों को रोका नहीं जा सकता। अनुत्पादक व्ययों का देश की अर्थव्यवस्था में बुरा प्रभाव पड़ता है। सिंपल सा पॉइंट है। देखो हमारे यहाँ पे जो 2 व्यय होते हैं, वो एक व्यय क्या होता है, सुरक्षा को लेकर के, राष्ट्र की सुरक्षा को लेकर के जो व्यय किया जाता है। मतलब हम जो पुलिस प्रशासन में व्यय करते हैं, हम जो सेनाओं और अर्धसैनिक बलों में खर्चा करते हैं, व्यय करते हैं, वो एक आवश्यक व्यय है। वो एक आवश्यक व्यय है। क्यों? क्योंकि हमें हमारे राष्ट्र की सीमाओं को संरक्षित करना है। पर एक व्यय होता है जो आंतरिक स्तर पर प्रशासनिक विभागों में किया जा रहा है। उसमें 2 प्रकार के व्यय होते हैं, एक उत्पादक होता है, एक अनुत्पादक होता है। मतलब हम कुछ ऐसे बहुत सारे कामों में खर्चा करते जा रहे हैं प्रशासनिक तंत्र के, जिनसे हमको कोई आउटपुट नहीं मिल रहा है। ऐसा व्यय क्या कहलाता है आपका, एक तरीके से अनावश्यक या व्यय कहलाएगा या अपव्यय कहलाएगा। ठीक है। इसके अलावा क्या है, विदेशी ऋणों में क्या होती है, वृद्धि होती जा रही है। देखो विदेशी होता क्या है, जैसे हमने ऊपर क्या पढ़ा, एक दोष कि सरकार क्या करती, घाटे का बजट बनाती है। अब देखो जब घाटे का बजट आप बार बार बनाते जाओगे तो आपके पास पैसे की कमी आती जाएगी। अब इस पैसे की कमी तो आपको कहीं ना कहीं से पूर्ति करनी पड़ेगी। तो ये कहीं ना कहीं 2 तरीके होते हैं, ये तो आप घर के अंदर पूरी कर लो या घर के बाहर पूरी कर लो। घर के अंदर कैसे पूरी करोगे आप, तो घर के अंदर क्या करना पड़ेगा, देश के अंदर आपको बॉन्ड जारी करने पड़ेंगे, प्रतिभूतियां जारी करनी पड़ेगी।
बॉन्ड और प्रतिभूति से आप पैसा जुटा लीजिए, या फिर दूसरा घर के बाहर से मतलब देश के बाहर से ले लो। देश के बाहर से दो तरीके से मिलेगा आपको, या तो आप किसी वित्तीय संगठन से ले लो, कि आप किससे ले रहे हैं, आप न्यू डेवलपमेंट बैंक से ले रहे हैं, आप यूरोपियन बैंक से ले रहे हैं, आप वर्ल्ड बैंक से ले रहे हैं, IMF से ले रहे हैं, ठीक है। या फिर दूसरा तरीका क्या है कि आप किसी देश से ले लीजिए। जैसे हमने क्या ले लिया, हमारे देश में बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट के लिए जापान से लोन ले लिया, ठीक है, 1 लाख करोड़ रुपए का, या फिर अन्य किसी देश से हमने अन्य किसी काम के लिए ले लिए। तो इससे क्या होता है, विदेशी ऋणों में क्या होती है, वृद्धि होती है, जिसको हमको आज नहीं तो कल लौटाना पड़ेगा। इससे क्या होता है, देश की देनदारी में क्या होती है, वृद्धि होती है। देश की देनदारी में वृद्धि होती है, ठीक है। और इन सब में हमको क्या देना पड़ता है, प्रतिवर्ष ब्याज भी देना पड़ता है। तो उससे भी क्या होता है, सरकार के खर्चों में अनावश्यक व्यय होता है, वृद्धि होती है। अब आता है कि हमने सीमाएं देख ली, हमने दोष देख लिए, तो इसमें सुधार कैसे करें, सुधार के उपाय। तो पहला है कि हमारे देश में जो पैरेलल इकोनॉमी चल रही है, हमारे देश में जो एक पैरेलल इकोनॉमी चल रही है, समानांतर अर्थव्यवस्था संचालित है, उस पर बैन लगाओ, उसको नियंत्रित करो। सबसे पहला, वो जो पैरेलल इकोनॉमी है, समानांतर अर्थव्यवस्था, उसको किस नाम से जानते हैं हम सामान्य भाषा में, काला धन, काला धन, ब्लैक मनी। तो काले धन के कारण देश में दोहरी अर्थव्यवस्था की लगातार क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। इससे देश को भारी क्षति का सामना करना पड़ता है, अतः इसे रोकना अति आवश्यक है। काले धन को रोकने के लिए सरकार ने कई प्रयास किए हैं। आगे के आने वाले लेक्चर्स में हम इसको पढ़ेंगे, जब ये फाइल आगे हमारी बढ़ती जाएगी तब, ठीक है। पर कोई खास नियंत्रण हुआ नहीं है, फिर भी देखेंगे हम। प्रत्यक्ष करों की दर में वृद्धि की जाए, साथ ही परोक्ष करों का क्या किया जाए, विस्तार किया जाए। प्रत्यक्ष कर की दर में वृद्धि की जाए और परोक्ष करों में क्या किया जाए, विस्तार किया जाए। देखो यहां पे एग्जैक्टली शब्द ये लिखना चाहिए था, थोड़ा सा सेंटेंस फ्रेमिंग गलत है यहां पर। शब्द यहां पे एग्जैक्टली होना चाहिए था कि प्रत्यक्ष करों में क्या किया जाए, सुधार किया जाए। प्रत्यक्ष करों में सुधार किया जाए। उस सुधार में आप वृद्धि और कमी दोनों कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि आप किस आय वर्ग के लिए कितना टैक्स लगा रहे हैं, ठीक है। और परोक्ष करों में क्या किया जाना चाहिए, विस्तार किया जाना चाहिए। परोक्ष कर मतलब अप्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर मतलब GST, तो उसमें क्या हो, थोड़ा विस्तार हो। उसके तहत जो बाकी चीजें छूटी हुई हैं, टैक्सेशन से बाहर हैं, GST के टैक्सेशन से, उनको भी उसमें क्या किया जाए, समाहित किया जाए। इसके अलावा गैर योजनागत व्यय में कमी की जानी चाहिए। अब ये होता है, गैर योजनागत व्यय क्या होता है, सबसे पहले तो ये समझना होगा कि योजनागत व्यय क्या होता है और गैर योजनागत व्यय क्या होता है। तो देखो, जब बजट बनता है तो बजट में वित्त मंत्रालय द्वारा सभी मंत्रालयों को प्रस्ताव भेजा जाता है। एक तरीके से ये सभी मंत्रालयों से एक तरीके से उनकी मांग मांगी जाती है कि आपको किस योजना के लिए कितना धन आवश्यक है, और उनके द्वारा बाकायदा बताया जाता है कि हमको मनरेगा के लिए इतना चाहिए है, या हमारा जो वो चलता है मिड डे मील चलता है उसके लिए इतना चाहिए है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए इतना चाहिए है, आयुष्मान भारत के लिए इतना चाहिए, सब अपना अपना योजनागत व्यय बता देते हैं। पर जैसे जैसे साल आगे बढ़ता है, उस दौरान बीच में कई बार क्या पता चलता है कि हमको अचानक से फला फला काम के लिए भी क्या चाहिए है, अब और भी क्या है, एक तरीके से धन की आवश्यकता है। तो ये जो अचानक से धन की आवश्यकता पड़ती है, इसके लिए फिर क्या करते हैं, आप संसद में जाते हैं, पैसे निकलवा लेते हैं, ठीक है। तो ये जो अनावश्यक व्यय है, गैर योजनागत व्यय है, इसमें क्या करना है, आपको कमी लानी है। इसके अलावा सार्वजनिक उपक्रमों की व्यवस्था में सुधार लाया जाए, ये देखो बहुत ज्यादा आवश्यक है। आज की तारीख में जो सार्वजनिक उपक्रम हैं, जिसमें आपका महारत्न कंपनियां, नवरत्न कंपनियां, मिनी रत्न कंपनियां, और कुछ इन तीनों कैटेगरी से बाहर की कंपनियां, कुछ सरकार के MSME, मतलब MSME जो सरकार द्वारा अभी भी क्या है, संचालित हैं। इनमें जो सबसे बड़ी प्रशासनिक कुप्रबंधन की समस्या है, उसमें सुधार की बहुत ज्यादा आवश्यक है। आप सोचिए कि हमारे देश में मतलब अनावश्यक सरकार का व्यय कैसे होता है, उस चीज को मैं थोड़ा समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि हमारे देश में आपका डिफेंस सेक्टर की एक कंपनी है HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को 80 के दशक में एक प्रोजेक्ट मिलता है। 80 के दशक में जो प्रोजेक्ट मिला था उनको, वो क्या था कि देश के लिए एक फाइटर प्लेन का क्या करना है, आपको
प्रोटोटाइप डिजाइन करना है और प्रोटोटाइप को आपका आर्मी द्वारा या एयरफोर्स द्वारा फाइनल किए जाने के बाद उसको प्रोडक्शन के स्तर पे लेके जाना है। ये कब प्रोजेक्ट मिला? 80 के दशक में। मतलब उस समय से इस प्रोजेक्ट के लिए क्या होना, फंड अलॉट होना चालू हो गया। 80 के दशक में जो उनको प्रोजेक्ट मिला था उसका फाइनल जो प्रोटोटाइप तैयार होके आया और टेस्टिंग हुई है वो कब हुई? आपके 19-20 में। मतलब इतने लंबे समय तक उसमें अनावश्यक खर्चा होता रहा। हमारे देश में जो सार्वजनिक क्षेत्र के वो हैं उपक्रम हैं उनमें ये समस्याएं विद्यमान हैं। जो प्रशासनिक कुप्रबंधन है, जो उत्तरदायित्व का अभाव है, जवाबदेहिता का अभाव है, इस चीज को मैनेज करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है ताकि सरकार के अनावश्यक खर्चों में कमी आए और धन का अपव्यय रुके, धन का दुरुपयोग रुके। ठीक है, ताकि राजकोषीय नीति अच्छे से प्रबंधित हो सके। इसके अलावा विदेशी ऋणों पर निर्भरता कम किया जाना चाहिए। सिंपल सा पॉइंट है, आपको क्या करना है? विदेशी ऋणों की पर निर्भरता को कम करना है। अगर आपको पैसा चाहिए है तो आप प्रयास कीजिए कि अधिक से अधिक धन हमारे लोकल मार्केट मतलब हमारे भारतीय बाजार से ही क्या किया जा सके, उठाया जा सके। उसके लिए आप बॉन्ड जारी कीजिए, सिक्योरिटी जारी कीजिए, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, इसके अलावा और क्या होता है? तो बढ़ते हुए राजस्व घाटे को क्या किया जाना चाहिए? कम किया जाना चाहिए। राजस्व घाटा जो सरकार का बढ़ रहा है, मतलब आय कम है, खर्चा ज्यादा है, इसके बीच में जो अंतर बढ़ रहा है उसको कम करो। इसके अलावा राजकोषीय घाटा उस वर्ष की अनुमानित जीडीपी के 2% से अधिक नहीं होना चाहिए। हमारा जो एफआरबीएम एक्ट है 2002 का, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट, एफआरबीएम एक्ट, आगे पढ़ेंगे हम इसको। ठीक है, एफआरबीएम एक्ट में साफ साफ लिखा गया है कानूनी तौर पर कि 2% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, पर कोई भी सरकार इस चीज को मेंटेन नहीं कर पा रही। अभी आज की तारीख में लगभग 4% के आसपास चल रहा है हमारा राजकोषीय घाटा। वर्तमान सरकार 2% की ओर बढ़ रही थी, लगातार अग्रसर थी, पर बीच में एक समस्या आ गई, कोरोना महामारी। उसकी वजह से क्या हुआ? सरकार की आय में कमी हो गई अचानक से, क्योंकि उद्योग धंधे बंद हो गए, राजस्व मिलना बंद हो गया, और सरकार के व्यय में वृद्धि हो गई अचानक से, क्योंकि सरकार को स्वास्थ्य के क्षेत्र में अब बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ रहा है। ठीक है, इसके अलावा क्या है? राजकोषीय नीति व मौद्रिक नीति में आपसी तालमेल बैठाया जाना आवश्यक है। ये बहुत ज्यादा आवश्यक है। देखो, मौद्रिक नीति कौन बनाता है? एक तरीके से बड़े स्तर पर बात करें तो आपका रिजर्व बैंक। मौद्रिक नीति समिति बनाती है, पर बड़े स्तर पर बात करें तो आपका रिजर्व बैंक है, उसमें उसकी ज्यादा भागीदारी है। ठीक है, और राजकोषीय नीति कौन बनाता है? आपका भारत सरकार, वित्त मंत्रालय। दोनों के बीच में कोई तालमेल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि भारत सरकार जो वित्त बना रही है, जो नीति तैयार कर रही है, जो काम कर रही है, उनका एजेंडा कुछ और है। वो अपनी राजकोषीय नीति में हर उस बिंदु को शामिल करने का प्रयास करेंगे जो उनको लॉन्ग टर्म में एक तरीके से वोट बैंक की राजनीति में क्या हो सके, लाभदायक सिद्ध हो सके। जबकि आरबीआई को इस चीज से मतलब नहीं है। तो आरबीआई और दोनों को, वित्त मंत्रालय को या जो भी निर्माणकर्ता लोग हैं, इनको बैलेंस बिठाना पड़ेगा, तालमेल बिठाना पड़ेगा, संतुलन बिठाना पड़ेगा, ताकि राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को क्या किया जा सके, सर्वोच्च स्तर पर पहुंचा जा सके। तो ये क्या था दोस्तों, आपका राजकोषीय नीति में सुधार के उपाय थे। तो आज के वीडियो में बस यहीं तक। यहां से आपकी राजकोषीय नीति के जो सामान्य पॉइंट्स होते हैं वो खत्म होते हैं। अगले लेक्चर से हम भारतीय बजटीय प्रणाली को समझेंगे, बजट क्या होता है, उसके संबंध में चीज़ों को हम देखेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।